अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके सिलेबस का, और ये आपकी बुक के ऊपर 7th चैप्टर है। ये रियाजुल हक रामे साहब वाली बुक जो है, और जो आपकी मिलर एंड हार्ले उसमें ये 3rd चैप्टर है जो इस वक्त आपके पास एडिशन उसका चल रहा है। इसमें जो हम चीज़ें पढ़ेंगे तो बर्थ ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे एंड अदर इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड द जीन एक्सप्रेशन। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट है, और चूँकि आपके सिलेबस में ये बहुत शॉर्ट है तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे। बहुत डिस्कशन इस पे आजकल है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम हैं उन पे काबू पा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, जो नए नए डिजीज़ डेवलप हो रही हैं या बहुत सारे नए पैथोजन आ रहे हैं, या हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है। सबसे बड़ा जो जेनेटिक्स के ऊपर जो मसला है वो एजिंग का है, तो वो किस तरह से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, रिपेयर मैकेनिज़्म बॉडी का किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा सिर्फ उसी वक्त हम देख सकते हैं जब हमें ये पता हो कि इनसाइड हो क्या रहा है बॉडी के अंदर, जीन्स एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ आपको आइडिया है, और ग्रेगर मेंडल बुनियादी तौर पे बहुत दफ़ा आपसे बात हो चुकी है। ये ऑस्ट्रियन बेसिकली इसकी नेशनैलिटी थी, और ये चेक रिपब्लिक रादर इसको कहना चाहिए, वहाँ पर ये पैदा हुआ, और ये ऑस्ट्रिया के साथ इस वक्त लगता है। उस जब ग्रेगर मेंडल था तो ज़ाहिर ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, और 1822 में इसकी बर्थ है, और 1884 के अंदर ये ही डाइड, और आमतौर पे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल आप देखें 19वीं सदी की बात है, और उसको कुछ नहीं पता था कि जीन्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने जितने भी क्रॉस करवाए, जितने भी रिज़ल्ट दिए, वो सारे के सारे जो हैं वो अब भी वैलिड हैं। तो बुनियादी तौर पे कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी होती है, उसी में ये ग्रेगर मेंडल भी थे, और इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। मेटियोरोलॉजिस्ट, मेटियोराइट्स आपको पता है, जो मुख्तलिफ शाब साकब हैं, किस तरह से मूव करते हैं और इनकी हैयत क्या है, उसका शोबा था। मैथमेटिशियन था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो बायोलॉजिस्ट है वो उसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो मैथमेटिक्स का बंदा है उसका बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ऐसा नहीं, अगर उसको मैथमेटिक्स ना आता तो वो ये रिज़ल्ट दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसमें बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी। और हमेशा जब भी आप रिसर्च के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बगैर मैथमेटिक्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते रिसर्च के अंदर। यही वजह है कि आपको एक जो माइनर है वो मैथमेटिक्स का पढ़ाया जाता है। ऑगस्टिनियन फ्राई था, ये बुनियादी तौर पे एक सेक्ट है, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का जो सेंट ऑगस्टाइन को फॉलो करते हैं उन लोगों का है, तो वो उसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। ग्रेगर मेंडल, ये उसकी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप समझ लें। अच्छा, इसमें जो ग्रेगर मेंडल ने बुनियादी तौर पे 3 लॉ दिए, जिन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। हम इस वक्त उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कह दिया, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनसे थोड़ी डेविएशंस हैं। जब जीन्स लिंक करते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, या दूसरे जीन्स के ऊपर साथ वाले जीन्स जो हैं, जो हमसाए हैं जीन में, उन पर इफेक्ट करते हैं।
जो कॉन्सेप्ट है लीथल जीन्स का, वो हमने देखा था किस तरह से जो बाज़-औक़ात ऐसे होमोजाइगस हैं डोमिनेंट जो सर्वाइव भी नहीं कर सकते, हालांकि डोमिनेंट है, वो सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो हमारे पास जो रेशो आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ और द प्रिंसिपल्स ऑफ द मेंडल, वो नहीं आती। तो इस वजह से अब हम इसको प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। उसमें जो पहला लॉ है, चूँकि ये टर्म चल रही है तो यही हम यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले हम जिस तरह से हमारी बुक के ऊपर या जिस तरह से रामे साहब ने लिखा है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये एक इजी वर्जन है, ये उसको देखते हैं। तो द लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहते हैं, दैट द अलील्स ऑफ अ जीन present on the homologous chromosome segregate during meiosis in such a way that each gamete get one allele, not the both. अब ये है कि अलील जो हैं किसी भी जीन के अंदर, उनमें से सिर्फ एक अलील जो है वो लेगा एक जो गैमीट है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर आप देखें, द टू अलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये पी प्लांट है, ठीक है, और इसमें जो गैमीट फॉर्मेशन है वो ये एक जीन है जो कंट्रोल कर रहा है कलर ऑफ द पी प्लांट को, या येलो है या ग्रीन है। ठीक है, तो हर गैमीट के अंदर एक अलील है, या तो कैपिटल वाई होगा या स्मॉल वाई होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। सो इसको हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और ये मेंडल ने जो है वो हमें दिया था, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम आएंगे, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसको हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब चीज़ें जो हैं वो उसमें सिर्फ हम एक करैक्टरिस्टिक जो है उसको सामने रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ लें। फिर अगर हम दो करैक्टरिस्टिक को एक साथ लेके चल रहे हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब एक प्लांट दूसरे के साथ क्रॉस करता है तो वो बुनियादी तौर पे तो हर जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन एट ए टाइम जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक कर रहे होते हैं। अगर हम एक कर रहे हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, अगर दो कर रहे हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और वो हम डेलिबरेटली फिर डिफरेंट वैरायटीज़ करते हैं उन दो करैक्टरिस्टिक की जहन में रखते हुए। ठीक है, द जीन्स इन ईच पेरेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेपरेट गैमीट्स एंड during gamete formation, and the homologous chromosomes move towards opposite poles of the cell during anaphase 1 of the meiosis. Therefore, the gametes have only one member of each chromosome pair. ये पहले इसलिए आपको सेल डिवीजन वगैरह पढ़ा दी थी, तो आपने देखा जब एनाफेज 1 के ऊपर क्रोमोसोम अलग-अलग होते हैं तो होमोलोगस पेयर अलग-अलग हो जाते हैं। इसका मतलब जो अलील हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, एक एक तरफ चला जाता है, एक एक तरफ चला जाता है। The alleles of the genes present on one member of a pair of homologous chromosome enters into one gamete and the other in the other gamete, and these alleles are segregated into different gametes. Therefore, there is a random combination of gametes during fertilization, and it brings homologous chromosome together again. अच्छा, इसका प्रूफ जो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का, हमने पहले पी प्लांट का पढ़ा था, उसमें एक करैक्टर हमने पढ़ा था टॉल प्लांट है, डॉफ प्लांट है। अभी हमने देखा कि ग्रीन कुछ पी कलर है और कुछ में येलो है। ठीक है, येलो इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन, और हमारे पास जो F1 आती है वो बुनियादी तौर पे 3:1 है, 3 येलो होते हैं और जो एक है वो ग्रीन होता है। सो देयर आर, अभी हम चूँकि जोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ड्रोसोफिला की एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला। वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई है, दे हैव नॉर्मल विंग्स
एंड सेकंड वेस्टिजियल विंग्स है, दे हैव वेरी रिड्यूस्ड विंग। हम देखते हैं, अगर मुझे यहाँ कहीं वो तस्वीरें नज़र आ गई तो इसमें आपके पास लेट्स सी, यस ये देखिए, ये फ्लाई जो है ये इसकी विंग्स जो हैं वो पूरे, ठीक है, और ये नॉर्मल विंग है, और ये फ्लाई जो है ये वेस्टिजियल विंग है। ओके, अब जब गैमीट्स बनेंगे, माइंड इट, जब गैमीट बनेंगे तो इसका जो गैमीट बनेगा, ये दो अलील हैं, VG प्लस लिखा हुआ और VG उसने कलर भी चेंज कर दिया थोड़ा। वेस्टिजियल विंग का मतलब ये होता है कि इसके विंग्स पूरे नहीं बनते। ये म्यूटेंट टाइप है, ये वाइल्ड टाइप है। दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल है, जो नेचर के अंदर पाई जाती है, और नॉर्मली वाइल्ड टाइप जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब ये है कि नेचर कहीं कोई हादसाती तौर पे उनमें कोई तब्दीली आई है, विच इज म्यूटेशंस आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट गुड एनफ, दे आर लीथल रादर कहा जाता है। तो नो डाउट इट्स ए सोर्स ऑफ एवोल्यूशन टू, बट वो बहुत थोड़ी उनकी मिकदार होती है। सो इसके जो विंग्स हैं आप देखें वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल से मुराद ये है कि ये रिड्यूस्ड विंग है। अब इसमें जो गैमीट्स बनेंगे, एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा। तो अगर हम यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे कि 4 गैमीट्स बनेंगे, 2 एक तरफ से, 2 एक तरफ से, 2 मेल की तरफ से, 2 फीमेल की तरफ से, लेकिन उनकी टाइप एक एक होगी। एक ही तरह का इस तरफ बनेगा, इसमें भी VG होगा और इसमें भी VG होगा, ठीक है, और इसमें भी VG होगा और इसमें भी VG होगा। तो ये बुनियादी तौर पे जो बनेंगे गैमीट्स बनेंगे वो 2 तरह के होंगे, एक में VG प्लस होगा, एक में VG। और जब ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो फ्लाइज आएंगी सारी की सारी वो नॉर्मल विंग होंगी। लेकिन अब देखें हेट्रोजाइगस नॉर्मल विंग, ये भी नॉर्मल विंग है और ये भी, इसमें आप फ़र्क देख रहे हैं, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है, 1 VG प्लस है, 1 VG। इसका मतलब है कि नॉर्मल विंग इज डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल विंग। सो हम ये कहते हैं कि जब गैमीट बनते हैं तो हर अलील अलग अलग गैमीट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सो वही उसने डिस्क्राइब किया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्लाई, वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई, दे हैव नॉर्मल विंग, वेस्टिजियल विंग, दे हैव वेरी रिड्यूस्ड विंग। म्यूटेंट है। ट्रू ब्रीड्स, दीज फ्लाइज आर टेकन फ्रॉम दी ट्रू ब्रीड स्टॉक। ट्रू ब्रीड का मतलब वही होता है कि जो फ्लाइज जो हैं वो जिनके जो होमोजाइगस हैं फॉर एनी करैक्टर। ये ट्रू ब्रीड फॉर वेस्टिजियल विंग है, ये ट्रू ब्रीड फॉर नॉर्मल विंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद F1 क्रॉस में वाइल्ड फ्लाइज आर क्रॉस्ड विद द वेस्टिजियल फ्लाइज एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस हैव वाइल्ड विंग्स इन F1 जनरेशन। जो हमने जब इसको क्रॉस करवाया था तो आप देखिए कि ये F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों नॉर्मल हैं बट हेट्रोजाइगस है, यही उसने बात की है। द F1 फ्लाइज आर अलाउड टू मेट विद ईच अदर and the progeny of F2 generation has 1/4 has vestigial and 3/4 have wild type। अब ये देखिए कि अब यहाँ पर आप देखेंगे वही तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट में है, ठीक है। अब देखें कि VG प्लस है और ये VG है और ये वेस्टिजियल विंग्स हैं और ये नॉर्मल विंग्स हैं। वो तो कलर तस्वीर मैंने इसलिए रखी थी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्चुअल क्या है, वो ओरिजिनल बुक से है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है बट नॉर्मल विंग है फ्लाइज। अब ये हेट्रोजाइगस जब हेट्रोजाइगस से क्रॉस करेंगे तो इसमें अब 2 तरह के गैमीट बनेंगे, एक ये गैमीट बनेगा और एक ये गैमीट बनेगा। और ये आपस में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 3 फ्लाइज जो हैं वो एक तो होगी VG प्लस विच इज़ नॉर्मल विंग, एंड 2 जो हैं वो हेट्रोजाइगस होंगी और एक जो है वो होमोजाइगस फॉर रिसेसिव। अब ये इसकी मैं देखता हूँ अगर कहीं अपोनेंट स्केयर में दी, हाँ ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा, वही तस्वीर है, ठीक है। और ये इस तरह बना लिया कीजिए आप, ये आसानी रहती है इसको देखने। ये इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा,
ये वही F1 फ्लाइज हैं, ठीक है, VG प्लस VG और VG प्लस VG। ये हमने F1 जो शुरू का क्रॉस था वहाँ से ये दोनों लिए, और एक फीमेल फ्लाई है एक मेल फ्लाई है, नॉर्मल विंग है लेकिन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आप समझ रहे हैं जिसमें दो मुख्तलिफ तरह के एलील्स हैं। अब इसमें जो गैमीट जब बनेंगे, हमने प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया कि इसमें एक एलील एक गैमीट में जाएगा, दूसरा दूसरे में, एक में, दूसरा दूसरे में। दो तरह के गैमीट, ठीक है, एक मेल में बनेंगे, दो तरह के फीमेल में बनेंगे। अब ये जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे, आप देखिए, ठीक है, तो VG प्लस VG एंड VG प्लस VG, तो ये दोनों अलील जो हैं, ठीक है, दोनों अलील जो हैं, ये गैमीट जो हैं, दो तरह के इस तरफ हैं। ये जब इससे क्रॉस करेगा तो VG प्लस, और ये हमारे पास नॉर्मल विंग फ्लाई होगी लेकिन होमोजाइगस। ये VG प्लस VG और ये नॉर्मल फ्लाई है बट हेट्रोजाइगस। VG प्लस नॉर्मल फ्लाई है बट हेट्रोजाइगस, और VG नॉर्मल फ्लाई है बट होमोजाइगस। अब ये इसको अगर आप देखें तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं। ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये VG प्लस VG ये नॉर्मल है और आपकी बुक के ऊपर है, ज़ाहिर है आप उसको देखेंगे। ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। तो ये तीन फ्लाइज जो हैं ये हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन नॉर्मल, दो हेट्रोजाइगस हैं नॉर्मल है, एक होमोजाइगस नॉर्मल है, और एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव। सो 3:1 की रेशो हमारे पास आई है, ठीक है जी। तो ये 3:1 की रेशो हमारे पास है। अब इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है जी। और ये शो करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे। आप इसको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर पहले भी हम डिस्कशंस कर चुके हैं।